हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप बहुत ही बेहतर ढंग से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और आपको जो सिस्टमेटिक ढंग से समझाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम अलजबरा में दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको समझा रहे थे, उसी को अभी कंटिन्यू करते हुए दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ पार्ट या उससे द्विघात समीकरण, मतलब अभी अलजबरा ही थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। फिर जब हम ये कंप्लीट होगा फिर इसके बाद हम कुछ मतलब अलग टॉपिक लेंगे, उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे। यानी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ी थोड़ी हर विषय की जानकारी दे देते हैं ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में सुविधा हो। तो चलिए दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन टारगेट विद मुकुंद के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और ज़्यादा टाइम न लेते हुए अब शुरू करते हैं। तो हमने आपको समीकरण को हल करने के लिए 3 मेथड से सिखा दिया था। एक हमारा इसमें क्या रह गया था कि समीकरण को पहचानने के लिए आता है कि आप बताएं कि क्या समीकरण का एक हल है या कोई हल नहीं है या अनंत हल है। तो इसका क्या है, कंडीशन होता है। हमने यहाँ कंडीशन लिख रखा है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसके जो है कोई हल नहीं होगा। यानी अगर ये कंडीशन आ जाता है इसका तो कोई हल नहीं होगा। और कभी कभी पूछता है कि बताइए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती है तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी या इंटरसेक्ट। अगर हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ये सब इक्वल होगा तो इसके जो हमारे अनंत हल होंगे और इसका जो ग्राफ होगा वो बनेगा समपाती। समपाती का मतलब होता है जैसे एक रेखा है और इसी रेखा के ऊपर हमने एक लाइन खींच दिया जो पता नहीं चल पा रहा है, तो इसको कहते हैं समपाती। अगला जो कंडीशन होगा वो होगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका केवल अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा न हो, यानी इसका मतलब है कि इसका एक और केवल एक हल होगा। अद्वितीय का मतलब है एक और केवल एक हल होगा। समांतर क्या होता है, जैसे ये हो गई रेखा, इसे कहते हैं समांतर रेखा। यानी अब आपके पास अगर कंडीशन होगा कि अब बताइए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप कह सकेंगे कि अगर वो हमारा एक हल होगा तो उसका ग्राफ समांतर बनेगा, अनेक हल होगा तो समपाती बनेगा, और उसका जो है कोई हल नहीं होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, उसका प्रतिच्छेदी बनेगा। चलिए इसी को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। हमने यहाँ एक सवाल लिख रखा है 2x + y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 8। अब इसे क्या करते हैं हम, 2x + y बराबर, यहाँ पे इसे डायरेक्ट रख लें या देखिए यहाँ पे आप इसे रख लें a1 बराबर 2, b1 बराबर y और c2 बराबर 5। अब आएगा आपको a2 बराबर 3 और b2 बराबर 2 और c2 बराबर हो गया आपका 8। अब हमें इस कंडीशन पे लाना है a1/a2। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2, b1/b2। क्या ये बराबर लग रहा है, ये दोनों आपको बराबर लग रहा है या नहीं लग रहा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे कि बराबर होगा तब आगे बढ़ेंगे। अब ये हम देख रहे हैं यही बराबर नहीं हो रहा है, यानी नॉट इक्वल टू है, यानी इसका क्या होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और इसका अगर ग्राफ पूछ दिया आपसे तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ समांतर होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा। क्लियर है। एक एग्जांपल और देते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक तो ऐसे बताए, कुछ लोग इसे ऐसे भी हल कर सकते हैं कि 3x - 5y - 20 बराबर 0, 6x - 10y - 40 बराबर 0। यहाँ पे हमने इधर ही क्यों कर दिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर दोनों में हम माइनस लेंगे भी तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, c1/c2 कट जाएगा।
चलिए हम यहाँ पे उसी मेथड से करते हैं। देखिए A1 कितना हो गया आपका 3, B1 कितना हो गया आपका -5 और C1 कितना हो गया -20, A2 कितना हो गया 6, B2 कितना हो गया -10 और C2 कितना हो गया -40। अब हम इसको फॉलो करते हैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2। अब इसमें आगे हम क्यों बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 3 से कट जाएगा 2 बार में, 5 से 2 बार में, मतलब बराबर हो रहा है। फिर आगे बढ़ गया तो 20 से 40, यानी ये भी 2 बार में, यानी अगर आप इसे काटोगे तो सबका आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहीं पे आपको देखना है कि ये बराबर है, तब अगला स्टेप लेंगे। अगर ये बराबर नहीं होता, ये दोनों बराबर हो जाता, ये बराबर नहीं होता, तो इसका कोई हल नहीं होता और ये होता विरोधी समीकरण। इसको कहते हैं विरोधी समीकरण, इसको कहते हैं आश्रित समीकरण और इसको कहते हैं अविरोधी समीकरण। सब बराबर हो गया। जब सब ये बराबर हो गया तो ये कैसा समीकरण हो गया, ये हो गया इसके अनंत हल होंगे, आश्रित अनंत हल। और इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो होगा समपाती। समपाती का मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन ये होता है जो आपको दिखे नहीं, तो इसी को कहते हैं समपाती। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये तीनों कंडीशन आपका क्लियर हो गया। चलिए देखेंगे अब इसी में आगे। अब हम जो स्टार्ट करेंगे, करीब करीब 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हमने करीब करीब क्लियर कर लिया। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बीजगणित का जो पार्ट आता है वो आता है आपका अगला द्विघात समीकरण। क्या आएगा अगला पार्ट हमारा, द्विघात समीकरण। अगला जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसका घात यानी जिसका पावर 2 हो, जिसका घात 2 हो। सबसे पहले पेपर में आता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहचानने के लिए कि आप पहचान के बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब जैसे द्विघात समीकरण का जिसका घात 2 होना चाहिए, ना 2 से कम होना चाहिए और ना 2 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक सवाल मैं लिखता हूँ, x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 9x + का 5। अब आपको पूछे कि बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो सिर्फ देख के नहीं बताना है, आपको इसे हल करना पड़ेगा। सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a² + 2ab प्लस का b² बराबर 9x + का 5। अब देखिए ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका 4x + का 4 बराबर 9x + का 5। सबको एक तरफ ले आइए, x² + 4x + 4 माइनस 9x माइनस का 5 बराबर 0, यानी x² - 5x - 1 बराबर 0, यानी घात कितना है इसका 2। तो लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। सबसे पहले आपको यही पेपर में देगा कि बताएं कि निम्नलिखित में कौन कौन से द्विघात समीकरण हैं और कौन कौन से द्विघात समीकरण नहीं है। एक एग्जाम्पल और हम आपको समझाते हैं, x + 2 का होल क्यूब बराबर x² × x + का 2। देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका a³ + b³ + a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab × a + b बराबर यहाँ गुना करेंगे तो x³ + का 2x²। ठीक है, आगे देखें। अब ये आ जाएगा आपका x³ और ये आ जाएगा 8, क्योंकि 2 को पावर 3 हो गया तो 2 में 2 से गिरेंगे तो 4, 4 में 2 से करेंगे तो 8। यहाँ पे 6 मत कर दीजिएगा। अब ये आएगा 3 में 2 से करेंगे तो 6, और इसको गिरेंगे तो आएगा 6x² और यहाँ आ जाएगा 12x। इसको इधर ले आइए, -x³ माइनस का 2x², माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना आपका 6 में से 2 गया, बच गया आपका 4x प्लस का 12x प्लस का 8 बराबर 0। यानी अगर पावर 2 आ गया तो द्विघात समीकरण है। अगर ये पावर 3 आता, जब ये नहीं कटता, तो हमारा द्विघात समीकरण
नहीं होता। यानी सबसे पहले इसमें आएगा आपको द्विघात समीकरण पहचानने के लिए कि पहचानिए कि कौन कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद बात आती है इसमें एक वो आता है कि दिए गए मान है कि नहीं है, तो उसको रख देंगे, तो अगर वो हल आएगा तो उसका मान होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। इसके अलावा द्विघात समीकरण में सबसे पहले आपको एक सूत्र जानना होगा जिसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये कहलाता है श्रीधराचार्य का सूत्र। इसे हम मूल ज्ञात करने में करते हैं। अब हम मूल ज्ञात क्या होता है, जैसे x का मान y का मान जो निकालते हैं ये मूल होता है। या तो इसे हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं या इसे हम पूर्ण वर्ग विधि से निकालते हैं। अगर पार्टिकुलरली लिख दिया जाए कि जैसे मैं आपको अभी कुछ सवाल गुणनखंड विधि से, कुछ आपको पूर्ण वर्ग, और उसके बाद मतलब एक एक वाइक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे हम सबसे पहले बता रहे हैं अगर मूल ज्ञात करना हो तो दो मेथड बताते हैं, एक तो सूत्र से और एक आपका गुणनखंड विधि से। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक समझा रहे हैं गुणनखंड विधि से। पहला सवाल आपको हम समझा रहे हैं गुणनखंड विधि। क्या है सवाल है यहाँ पे, 2x² + x - 6 = 0। यानी गुणनखंड विधि से हमें मूल ज्ञात करना है। तो इसका तरीका कि पहला और लास्ट वाले को गुणा कीजिए, 2 में 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12। अब 12 को इस रूप में तोड़ना है कि कितना आ जाए 1। तो अगर आपको आता है तो डायरेक्ट 4 और 3 बताएंगे, और नहीं आएगा तो इस तरह कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1, तो इससे आपको जल्दी हो जाएगा क्लियर बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 = 0। अब यहाँ पे अगर आपको गुणनखंड विधि से बना रहे हैं तो 2 का पेयर ले लीजिएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2 माइनस 3x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब ये दोनों हमेशा सेम रहेगा, यानी x प्लस 2 बराबर इन दोनों के बदले एक बार आ जाएगा और एक बार आएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 2 बराबर 0 यानी x बराबर -2, और यहाँ पे करेंगे तो 2x बराबर आ गया आपका 3 और x बराबर आ गया 3/2, यानी इसका मूल आ गया एक -2 और एक आ गया 3/2। अब इसी सवाल को हम सूत्र के द्वारा करके दिखाएंगे कि इस पे कैसे बनाएंगे। अब देखिए जब सूत्र पे बनाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे कि a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -6। अब यहाँ सूत्र है हमारा -b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे 2a की वैल्यू 2 आ गया। अब देखिए -1 प्लस माइनस ए आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 6×12 = 48 अपॉन का 4, यानी -1 प्लस माइनस, अब देखिए 49 आएगा, कितना आएगा ये 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, यानी यहाँ पे आएगा 7, कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक बार ए वैल्यू को माइनस में लेना होगा, एक बार इस वैल्यू को क्या लेना होगा माइनस में, और एक बार इस वैल्यू को लेना होगा आपको प्लस में। जब माइनस लेंगे तो आएगा -8/4, 4 से कट जाएगा 2 बार में यानी -2, और जब प्लस लेंगे तो आएगा 6/4 यानी 3 और ये आ जाएगा 2, कितना आ गया 3/2। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप इसको किसी मेथड से हल करें, जैसे यहाँ पे आपने कर दिया 3/2, x का एक वैल्यू आ गया 3/2 और एक वैल्यू आ गया कितना आपका -2। तो यहाँ पे क्या हुआ, या तो हम इसे गुणनखंड विधि से करें या मूल विधि से करें। लेकिन अगर पार्टिकुलरली दे दिया जाए पेपर में कि हाँ जी आप इसका सूत्र विधि से करें तो आपको ऐसे ही हल करना होगा। लेकिन अगर आपका दे दिया जाए कि नहीं आप गुणनखंड विधि से करें तो आपको ऐसे ही हल करना होगा। ये था आपका गुणनखंड विधि, क्लियर है। चलिए आगे एक सवाल और हम आपको गुणनखंड विधि समझाएंगे रूट वाले में। बहुत से बच्चों को क्या होता है ना कि रूट के सवाल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि सर ये रूट है, तो रूट देख के ही डर जाते हैं। डरना नहीं है, देखिए हम आपके अंदर से डर निकालने के लिए आए हैं। देखिएगा यहाँ क्या है बच्चा,
कि √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पहले और लास्ट को मैं गुना करने बोलता था, तो √2 में √2 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। अब यहाँ 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, यानी 10 को इस रूप में तोड़ना है कि 7 आ जाए, 10 को इस रूप में तोड़ना है कि 7 आ जाए, तो 5 और 2 कितना होता है 7, और गुना करेंगे कितना आ जाएगा 10, यानी ये आ जाएगा आपका √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 का पेयर बनाइए, इसका और इसका, x कॉमन लीजिएगा, कितना आएगा √2x प्लस का 5, और यहाँ पे आप √2 कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा √2x प्लस का 5 बराबर 0। देखिए यहाँ पे हमेशा याद रखिए a और a दोनों बराबर आना चाहिए तभी काम होगा। अब यहाँ पे हमने रूट लिया तो √2 में √2 से करेंगे तो √4, 4 का वर्गमूल 2, और ये तो निकाल ही लिए। अब ये आ गया कितना √2x प्लस का 5, और एक बार लिखेंगे x प्लस का √2 बराबर 0, यानी √2x प्लस का 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5 और x बराबर -5 अपॉन का √2 और x बराबर माइनस का √2, यानी एक a और एक a। अब इसी को आप सूत्र मेथड से भी हल करेंगे तो वही कंडीशन आएगा, बस आपको यहाँ लगाना होगा वही सूत्र, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन का 2 है। ये था आपका मूल निकालने का गुणनखंड विधि और सूत्र विधि। अब इसी में आपको एक और बताएंगे हम, वो होगा आपका पूर्ण वर्ग विधि, कि आखिर हम पूर्ण वर्ग विधि से इसे हल कैसे करते हैं। बहुत आसान है, देखिए जब आपको पूर्ण वर्ग विधि से लिखा हुआ हो तो सबसे पहला काम क्या होगा, जो अंक होगा उसे आप दाहिने साइड में ले जाएंगे। जैसे ये सवाल क्या है, आपका सवाल है 2x² - 7x प्लस 3 बराबर 0, यही है ना। तो इसका तरीका क्या है पूर्ण वर्ग विधि से, कि सबसे पहले जो अचर पद हो उसको आप दाहिने तरफ के ले जाइए। देखिए स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिए, 2x² - 7x प्लस, ये अचर पद यही है। अब इस अचर पद को आप उधर ले गए, कितना बचेगा -3, कितना बचेगा -3। अब आपको क्या करना है कि जो ये अंक होगा, यानी अगर 2 है तो सब में 2 से भाग दे दीजिए, अगर 3 है तो सब में 3 से भाग दे दीजिए, अगर ये 4 है तो दोनों तरफ कितना से भाग दीजिएगा 4 से। अब यहाँ 2 से भाग दीजिएगा तो ये 2 कटेगा, बचेगा x², यहाँ पे नहीं कट पाएगा तो ये हो जाएगा 7/2x, और यहाँ भी नहीं कट पाएगा तो ये हो जाएगा 2। यानी आपको यहाँ पे साइड में लिख लेना है कि ये जो है 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, ये आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए कहाँ से चला गया वो। ये 2 से हम दोनों तरफ भाग दे दिए। आगे क्या कह रहा है, जैसे ही हमने भाग दे दिया तो अगला काम क्या होगा, देखिए अगला काम है हमारा a² - 2a। अब देखिए हमारे पास सूत्र होता है a² - 2ab प्लस का b² बराबर क्या होता है जी, तो होता है a - b का होल स्क्वायर। a की जगह मालूम है, आपको मालूम है 2a। अब यहीं से आपको b निकालना है। b कैसे निकालेंगे, ऊपर 7 है तो 7 लिख देंगे, और नीचे कितना आ गया 4 हमने क्यों किया, क्योंकि ये जो 2ab का वैल्यू है ये ज़्यादा न कम होना चाहिए और न ज़्यादा अधिक होना चाहिए। यानी a वैल्यू जो होगा वो क्या होगा कि हमें अपने b का वैल्यू ऐसे सोच के रखना है जिससे हमें आसानी से b की वैल्यू प्राप्त हो जाए। अब b की वैल्यू कितना हो गया आपको 7/4 का स्क्वायर। तो जैसे ही आप एक तरफ स्क्वायर किए हैं तो a² आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा। मैथ का रूल है कि कीजिए तो दोनों तरफ कीजिए। अब देखिए a आएगा क्या, a - b का होल स्क्वायर बराबर -3/2, और ये आ गया 49/16। अब इसको हल करेंगे तो आएगा 16, ये आ जाएगा 24, और ये आएगा 49, ये आ जाएगा आपका 25/16, यानी x - 7/4 बराबर √25/16। अब 25/16 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहीं पे आ जाएगा आपका +- 5/4।
4। अब देखिए इस वैल्यू को आपको यहीं पे एक बार प्लस में लेना होगा और एक बार माइनस में। देखिएगा x बराबर हमने ले लिया प्लस में 5/4, अभी माइनस इधर था तो उधर जाएगा तो 7/4। एलसीएम लेंगे 4, 5 + 7 कितना होता है 12/4, कट जाएगा, कितना बच गया 3। अब इसी वैल्यू को जगह नहीं है, थोड़ा इधर देख लीजिए, एक बार हम लेंगे माइनस में। क्या लेंगे? माइनस में। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4, यह आएगा -5 + का 7 यानी 2/4, 2 दूनी 4। ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। यानी पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का जो एक मेथड होगा, एक तरीका होगा, वो हमने बताया कि सबसे पहले जो आपका अंक होगा उसको इस तरफ लाइए और जो गुणांक होगा, गुणांक बताया था पहले क्लास में कि किसी भी का जो पहले का अंक होता है वही कोफिशिएंट होता है, तो इससे आप दोनों तरफ भाग दीजिए। उसके बाद आप a - b का होल स्क्वायर पे, या तो यहाँ दो ही सूत्र फिक्स है, या तो प्लस वाला सूत्र लगेगा या माइनस वाला लगेगा। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का सूत्र लगेगा और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगेगा। उसके बाद जैसे ही आएगा तो स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद ये रूट में एक बार प्लस में एक बार माइनस में आएगा, और जैसे ही ये प्लस माइनस में आएगा तो एक बार वैल्यू हम प्लस में रख देंगे और एक बार वैल्यू हम माइनस में रख देंगे और आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, सिर्फ देखने से नहीं आता, बनाना पड़ता है। इसके अलावा एक मेथड इसमें एक चीज़ और आता है, कभी कभी लिखा रहता है, एक समीकरण दिया रहेगा और लिखा रहेगा कि भाई मूलों की प्रकृति देखकर बताइए कि इसका कितने हल है। कौन सा समीकरण है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि विरोधी समीकरण है, कि अविरोधी समीकरण है, कि आश्रित समीकरण है, एक हल होगा, अनेक हल होगा, या इसका कैसा ग्राफ बनेगा। अब मूलों की प्रकृति का मतलब, इसको हम डी भी कहते हैं, मूलों का प्रकृति को हम क्या कहते हैं डी। डी को हम विवेचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं डी को? विवेचक, या इसका एक और नाम है विविक्तकर, विविक्तकर। अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक समीकरण दिया हुआ है हमें, उसमें सबसे पहले हमें वैल्यू देखते हैं कि ये वैल्यू 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। ये जो d की वैल्यू की बात कर रहे हैं, 3 कंडीशन होता है, या तो देखिए या तो छोटा होगा, या तो बड़ा होगा, या तो बराबर होगा। तो इसमें जैसे कोई भी समीकरण दिया हुआ रहेगा तो आपको सर्वप्रथम ये चेक करना है कि ये d की जो वैल्यू आ रही है वो छोटा है या इससे बड़ा है। तो जब आप इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से याद रखिएगा कि जब भी या तो d बड़ा हो या बराबर हो, या तो d बड़ा हो या बराबर हो, तो इसका हल होगा, यानी इसकी जो मूल होगी वो वास्तविक होगी। अगर वो 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, और मूल वास्तविक नहीं का मतलब होता है काल्पनिक होगा। क्या होगा? ये काल्पनिक होगा। चलिए देखेंगे ध्यान से। जैसे एक सवाल लेते हैं हम आपको, 3x² + 4x + 5 = 0, यानी a = 3, b = 4 और c = 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपको d का मतलब विवेचक होता है और a होता है d का सूत्र b² - 4ac। तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे b² - 4ac। b का स्क्वायर कीजिए 4 का स्क्वायर -4a और ये रहा आपका c, यानी आ गया 16, ये आ गया 60, यानी ये आएगा 10 में 44। अब ये देख के आपको बताना है कि क्या ये वैल्यू 0 से छोटा है या बड़ा है या बराबर है, बताइए। ये वैल्यू 0 से छोटा है। देखिए जब भी माइनस में आ जाए, जब भी माइनस में आए तो इसका मतलब होता है कि वो जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है। अगर ये बड़ा होता इसका हल नहीं होगा, इसका गुणनखंड नहीं निकलेगा। जैसे आप 5 और में देखिए आपको बता रहे हैं कितना आएगा 15। अब 15 को आपको ऐसे तोड़ना है कि 4 आ जाए, ये संभव नहीं है। यानी जो 0 से छोटा आएगा उसका हल नहीं होगा, यानी जो 0 के या तो बराबर आ जाए या तो बराबर
आए या तो उससे बड़ा हो, अंक में आए, प्लस में आए, तभी उसका हल होगा, चाहे वो गुणनखंड विधि से कर दें या भाग विधि से कर दें। तो ये था हमारा इसको मूलों की प्रकृति पहचानने का नियम। अगर वो बराबर होगा तो मूल जो है कैसा होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। लेकिन अगर बड़ा होगा तो वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, और छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, मतलब काल्पनिक होगा। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये क्लास, बताइए हमें कमेंट के माध्यम से। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें। समझ में आ रहा होगा, आई होप। अब आप बताएंगे, कुछ रिस्पांस देंगे, तभी तो पता चलेगा, तभी तो हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अभी हम कोई चैप्टर शुरू नहीं कर रहे हैं, हम आपको हर चैप्टर का जो भी होता है एक डेमो जिसको कह सकते हैं आप, हर चैप्टर का एक डेमो इसलिए आपको बता रहे हैं, जबकि हम चैप्टर शुरू करें ना तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एकदम आप बोले एकदम बिंदास समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।